हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 8 का सी सेक्शन। ऑलरेडी मैंने यूनिट 8 का ए सेक्शन एंड बी सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 का सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। ठीक है, दोनों एक साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग यशवंत, आ जाओ फिर। देखो, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे यूनिट 8 के सी सेक्शन में डिस्कस करनी है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, जहाँ पे सोशल लर्निंग की बात करेंगे, वेब 2.0, 1.0, 3.0, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम्स, इन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ओपन एजुकेशन जो रिसोर्सेज है, जहाँ पे क्रिएटिव कॉमन है, मैसिव मूक है, उनके कंसेप्ट और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ई इंक्लूजन के बारे में। ई इंक्लूजन क्या होता है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का क्या यूज होता है ई लर्निंग में, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग क्या होती है ना। और उसके अलावा DNMIS सक्सेस एक मॉडल है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। एक मिनट। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ई लर्निंग की, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स में ई लर्निंग की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन से हैं आपका, मोबाइल लर्निंग हो गई, माइक्रो लर्निंग हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, क्लाउड बेस्ड लर्निंग हो गई, गेमिफिकेशन हो गई, एडेप्टिव ई लर्निंग हो गई, ऑगमेंटेड रियलिटी है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, वीडियो लर्निंग हो गई, बिकन ई लर्निंग हो गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। ये सब क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं आपके ई लर्निंग के अंदर। ठीक है, दीज आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। अब एक एक को यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये है क्या सारी चीजें। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ मोबाइल लर्निंग पे। जब हम यहाँ पे मोबाइल लर्निंग की बात करेंगे तो मोबाइल लर्निंग क्या है, ठीक है, मोबाइल से जो पॉकेट आपका एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी पर्सनल डिवाइस है जो पॉकेट में आप रख सकते हो। ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास होती है, स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा रिसोर्स है। तो इसका अगर हम मोबाइल फोन्स आर कंसिडर्ड टू द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ई लर्निंग, क्योंकि ये पोटेंशियल मतलब ये मासेस तक पहुंच सकती है। आज के टाइम में देखा जाए तो चाहे कोई भी इंसान हो, हर किसी के पास आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा। ठीक है, तो सब ये बहुत सारे लोगों को एक्सेस लोगों के पास होता है, कैरीड ऑल द टाइम। हम सभी टाइम इसको कैरी करते हैं, इजी टू यूज है और चीप भी है। मतलब 50,000 का फोन भी है, 7,000 का भी फोन है, 2,000 का भी फोन है। जस्ट इन टाइम लर्निंग, तुरंत आप गूगल करते हो, कोई भी चीज होती है तुरंत गूगल करते हो, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल लर्निंग हो गई। फिर माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग क्या है यहाँ पे, माइक्रो लर्निंग इज अ वे ऑफ टीचिंग एंड डिलीवरिंग कंटेंट टू लर्नर इन अ स्मॉल, है ना, वेरी। देखो, माइक्रो से ही यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, स्मॉल की बात करेंगे, अगर मैक्रो की बात करते हैं तो लार्ज की बात करते हैं। तो माइक्रो लर्निंग एक ऐसा टीचिंग का वे है जिससे हम जो भी कंटेंट है उसको हम स्मॉल तरीके, मतलब बहुत स्पेसिफिक, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, उसको बहुत स्पेसिफिक वे में, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट में उस कंटेंट को हम यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। द लर्नर आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग एंड व्हाट दे आर लर्निंग। मतलब यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं उनको इस चीज पे कंट्रोल होता है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट में वो चीजें को सीख रहे होते हैं, तो उस चीज पे वो कंट्रोल कर पाते हैं कि हाँ वो आखिर सीख क्या रहे हैं। टिपिकली डिजाइन एंड डिलीवर्ड इन रिच मीडिया फॉर्मेट, मीडिया फॉर्मेट से दिया जाता है। ज्यादातर ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को ही यूज करते हैं। दैट प्रोवाइड जस्ट इन टाइम, ये जस्ट इन टाइम आपका एक टेक्निक है, जिसको आपके यूनिट आप 9 में इसको पढ़ोगे। ठीक है, जस्ट इन टाइम में ये टेक्निक है, पोका योका में आप लोग इसको पढ़ोगे, जस्ट इन टाइम वाला। ये एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जिस टाइम में जितना इसको क्या बोलते हैं, अरे अभी जैसे मान लो आपके पास ऑर्डर आया 10 आइटम को डिलीवर करने का, तो आपने क्या किया, वन टाइम में सिर्फ 10 ही आइटम को यहाँ पे बनाया। ठीक है, बट जस्ट इन टाइम जितनी जरूरत है उतना उतने टाइम पे ही बनाया गया, तो ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, दैट इज अवेलेबल ऑन द मल्टीपल डिवाइसेस। ऑल दिस एस्पेक्ट इंश्योर दैट इन इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड, क्विकली कंप्लीटेड एंड इजिली अप्लाइड बाय द लर्नर। तो ये माइक्रो लर्निंग था आपका।
मेन बेनिफिट्स क्या है इस तरह की लर्निंग के, ये एक्सेसिबल होता है, रिच मीडिया, यहाँ पे मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग कहने का मतलब क्या है, मान लो आपको एक, जैसे आपको ऑर्डर मिला 10 आइटम को बनाने का, तो आपने क्या किया, 10 आइटम को बनाया और तुरंत उसको डिलीवर कर दिया। लेकिन मान लो आपको आइटम जो ऑर्डर मिला है वो 10 आइटम का मिला है, लेकिन आपने क्या किया, स्टॉक करने के लिए 100 आइटम का पूरा आपने यहाँ पे तैयार किया, तो उसमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए इसको जस्ट इन टाइम बोला गया, जहाँ पे लेस टाइम कंज्यूम होता है, लर्नर सेंट्रिक होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। माइक्रो लर्निंग ऑल्सो प्रोवाइड्स ह्यूज बेनिफिट टू बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पे अफोर्डेबल एंड एजाइल, शॉर्टर डेवलपमेंट साइकिल्स होती हैं, इजी टू अपडेट होता है, वाइडर एप्लीकेशन होता है, और इसका हाई इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इट रिफर्स टू द, देखो यहाँ इट रिफर्स टू द एवर ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, अब मैं बैठी हुई हूँ, तो मेरे मतलब ऐसे समझो इसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, मतलब जैसे होता नहीं है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट हैं एक से जो कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, बहुत सारे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। फिजिकल थिंग्स या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं, जिसके पास कोई आईपी एड्रेस है, मान लो अभी मेरे पास पेन टैब भी है और लैपटॉप भी है, ठीक है, एक दूसरा लैपटॉप भी है, ठीक है, गेम का भी कुछ है, तो वो चीजें जो हमारे आसपास हैं जिसके पास आईपी एड्रेस है, ठीक है, विच होल्ड आईपी एड्रेस फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड द कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन दीज कनेक्टेड, और ये जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंड अदर इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सिस्टम, उसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। गुड इवनिंग जुनाद। उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ यहाँ पे थिंग्स बोलते हैं, मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, फिजिकल थिंग्स, ठीक है, जिनको जो कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं, जिससे हम उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उनके बीच में ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, उन डिवाइसेस के बीच में जो जो कनेक्टेड हैं, वो सब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इट इंक्लूड नॉट ओनली द ट्रेडिशनल थिंग्स, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल थिंग्स नहीं आएंगी, लाइक आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, बट ऑल्सो ऑल अदर थिंग्स दैट यूटिलाइज एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने यहाँ पे लैपटॉप को भी कनेक्ट कर रखा है, अपना पेन टैब भी कनेक्ट करके रखा हुआ है, ये मोबाइल को भी कनेक्ट करके रखा हुआ, तो ये सब क्या है, ये तो ट्रेडिशनल थिंग्स है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें मतलब कुछ और भी और चीजें जहाँ पे एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होती है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, एंड इंटरैक्ट करने के लिए विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाय द इंटरनेट, वो भी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर ही आएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन बी ग्रेट टूल फॉर द लर्नर, इंस्टेंट लर्निंग, ठीक है, जैसे डेली स्टडी एक्सरसाइजेज होती है, डेली न्यूज देखना है आपको, है ना, ये सारी चीजें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट कर सकते हो। इन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी द लर्नर विल बी एज्यूम लाइक एन ऑब्जेक्ट इन द होल सिस्टम। यहाँ पे ये क्या है, ये एक लर्नर है, ठीक है, इसके ये इन सारी चीजों से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, वेयर द सिस्टम कनेक्टेड will detect the new update and specific learner IP and gives him all the update he desires from the whole network of physical devices. So ये है आपका Internet of Things. सब मेजर बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इन केस ऑफ ई लर्निंग। क्या पहला बेनिफिट है, लर्नर इज पार्ट ऑफ द लर्निंग सिस्टम एज एन एंटिटी, मतलब यहाँ पे जो लर्नर है वो लर्निंग का एक पार्ट होता है, पूरे सिस्टम का एक एंटिटी की तरह काम करता है। कंटिन्यूअस ट्रैकिंग हो सकती है यहाँ पे लर्नर की, हम यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं जो भी लर्नर है, क्या लर्निंग हो रही है उसकी बाय द सिस्टम। कंटिन्यूअस हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, लर्नर्स की जो लर्निंग है, वो जो भी मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, उनको हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, लाइक हम लोग अपने फोन में जो भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उनको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, टाइम टाइम पे। अभी आते हैं क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग। दिस टाइप ऑफ ई लर्निंग इज क्रिएटिंग रिपल्स, ठीक है, रिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड बिजनेस। These learning system are hosted on the internet and can be easily accessed by logging into the service provider site। मतलब जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर साइट है, वहां से हम इसको इजिली लॉग इन कर सकते हैं, रेदर देन इंस्टॉलिंग ऑल द सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसा आपने देखा होगा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली वहां पे
गूगल पे जाते हैं, उसको गूगल करते हैं और उसको आगे पढ़ सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को हमको वहां पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को या फिर सॉफ्टवेयर जो है या फिर जो एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पे लॉग इन नहीं करते हैं। ठीक है, लॉग इन नहीं करते, बिना लॉग इन किए हम उसको वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेदर देन इंस्टॉलिंग ऑल द सॉफ्टवेयर एंड कोर्स ऑन द यूजर और लर्नर कंप्यूटर, the instructional design will simply use their internet browser to upload course content, create new courses and communicate with the learner and users directly। मतलब हमें उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ब्राउज करें उस कंटेंट को या फिर कोर्स को, वहां पे अपलोड करें, क्रिएट करें, कम्युनिकेट करें, ये सारी चीजें। ठीक है, दिस इज ऑल डन बाय द लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक LMS है। ठीक है, which also gives the designer the ability to store information। मतलब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हो क्लाउड के फॉर्म में, जब चाहो दोबारा से एक्सेस कर पाओ, which can be remotely accessed by other and approved user। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अभी ये कैसा होता है, आपका कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी होता है, इजियर होता है मेंटेन करना, ज्यादा स्पेस होती है, फुली कस्टमाइज एंड स्केलेबल होता है और लर्नर ओरिएंटेड सर्विस रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, अभी आते हैं गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन भी एक ई लर्निंग है, आजकल सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ आज के टाइम में। बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम के बहाने उनको सिखाया जा रहा है। इतने सारे आपके गेमिफिकेशन वाले ऐप आ गए हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, उनको रीडिंग कराना, उनको कैलकुलेशन कराना, है ना, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन, ये सब चीजें ऑनलाइन, इन सब चीजों से आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, उनको नॉलेज उससे वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इन गेमिफिकेशन से को यूज करके। यहाँ पे some of the important benefits of the gamification in e-learning are better learning experiences होते हैं। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रीडिंग करते हैं, बच्चों को हिंदी बोलने में आजकल बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ ऐप हैं, तो बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे पूरे सेंटेंस को रीड करते हैं, है ना, पूरा सेंटेंस है या फिर पूरा जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। अगर उन्होंने सही से उसको रीड किया तो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो बोलता है शाबाश, ठीक है, गुड, वेरी गुड, मतलब ऐसे करके वहां पे उनको प्रेज भी करते हैं, जिससे वो और इंटरेस्टेड होते हैं उस गेम को खेलने के लिए। इसी तरह मैथ्स के भी कई सारे हैं। ठीक है, टेक्स टू मास्टरी लेवल, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, वही मैंने बताया ना, इंस्टेंट फीडबैक, कहीं पे भी आप अगर गलत करोगे ना तुरंत आपको वहां पे फीडबैक मिल जाएगा। और इससे क्या होता है, गेम के थ्रू हम बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं और लॉन्गर टाइम तक उनकी मेमोरी में वो चीज रहेगी। अडेप्टिव ई लर्निंग, अडेप्टिव ई लर्निंग क्या है, यूजेस कंप्यूटर as an interactive teaching devices. These methodology arrange the allocation of a human mediated resources according to the unique learning needs of each learner. This is also known as a intelligent tutoring। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट ट्यूटोरियंग भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट हैज इट्स ओन ओरिजिन फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सिंपल सा यहाँ पे आप जो अडेप्टिव लर्निंग है उसको हम लोग कई एजुकेशनल सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हाइपर मीडिया है, इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज जो अडेप्टिव टेस्टिंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड पेडागोजिकल एजेंट्स होते हैं वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ मेजर बेनिफिट्स है इस टेक्नोलॉजी के। वेरी रिच स्टडी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, ट्रैक कर पाते हो लर्नर को बाय ट्यूटर और ह्यूमन एलोकेटेड, सेव कर पाते हो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो भी है लर्नर का, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे मतलब होता नहीं, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, मतलब ये एक ऐसा ग्लास होता है ना जहाँ पे चीजें हमें रियल दिखाई देती है। मतलब a type of technology that allows digital images and information to be displayed on the physical environment, ये होता है augmented reality। समझ रहे हो, ये क्या होता है, जैसे पिक्चर में देखो, ये देख रहा है, ये जो बना हुआ है ये आपको रियल में दिखाई देगा, है नहीं, लेकिन वो आपको रियल में दिखेगा, ये augmented reality होता है। जैसे सीरियल्स वगैरह में देखते हो नहीं, सांप को दिखाते हैं और हमें क्या लगता है कि हाँ सचमुच में वो सांप है, लेकिन है नहीं वो। ठीक है, वो क्या है, augmented reality है। ठीक है, this technology superimposes a computer generated images on a user view of real world। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो आप लोग सीरियल और पिक्चर्स में देखते हो कि हाँ बिल्कुल रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। ठीक है, बेनिफिट क्या है, इजी इंस्टेंट डीप लर्निंग हो सकती है चीजों के बारे में, ह्यूज कलेक्शन किया जा सकता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का।
वीडियो ई लर्निंग मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, वीडियो ई लर्निंग क्या होती है, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ ई लर्निंग के अंदर ही आती है। बेकॉन ई लर्निंग, बेकॉन ई लर्निंग क्या है, अभी कैसे काम करता है, दिस इज वन मोर बून टेक्नोलॉजी ट्रेंड टू द ई लर्निंग कनेक्शन। दिस बेकॉन ई लर्निंग और बेकॉन टेक्नोलॉजी इज अ वायरलेस डिवाइसेस, ये क्या है, एक वायरलेस डिवाइस है दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर नियर बाई डिवाइसेस वाई लो एनर्जी ब्लूटूथ। मतलब ये क्या करती है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस है, ठीक है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जो भी उसके आसपास डिवाइसेस कनेक्टेड हैं बाय द ब्लूटूथ। दिस इज यूज्ड एज अ इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, इट यूज्ड एज एन इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम, आईपीएस बोलते हैं। दीज आईपीएस बेकॉन्स, ये क्या है, आईपीएस बेकॉन्स हैं, कैन वायरलेसली लोकेट पीपल एंड ऑब्जेक्ट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज एंड देन ट्रिगर एन एक्शन ऑन अ नियर बाई वायरलेस डिवाइसेस, ठीक है। कुछ ग्रेटर बेनिफिट्स भी हैं, इजियर कैंपस नेविगेशन हो सकता है, जैसे कैंपस का नेविगेशन नहीं कराते हैं वहां पे इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बेटर एक्सेसिबिलिटी होती है, मोर पावरफुल कनेक्शन होते हैं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपस के अंदर ये है, हम इसका यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो कनेक्टिविटी होगी, वहां पे जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इंक्रीज इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी है, इंसाइटफुल डेटा है, इंप्रूव्ड इन क्लास एक्सपीरियंसेस। ये जितने भी नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ पूरा डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस छोटा छोटा सा एक की वीडियो ई लर्निंग क्या है, बेकॉन ई लर्निंग क्या है, ऑगमेंटेड ई लर्निंग क्या, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो, बस उतने से ही आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा भी नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आजकल देख रहे होंगे रोबोट वाले रेस्टोरेंट भी आ गए हैं जहाँ पे अब वहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं होती है, रोबोट्स होते हैं, वो आपको टेबल पे लाके सर्व करते हैं, आपको आप उनको ऑर्डर देते हो, आप उनसे बात करते हो, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है ना, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट आर नॉट सेम थिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोट है वो दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपको जो रोबोट के बारे में बात बताई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। इट इज समथिंग लाइक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन टू टेक सम इंटेलिजेंट एक्शन। मतलब ये क्या है, एक ऐसा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जिसको हम कुछ इंटेलिजेंट एक्शंस को रीड करने के लिए बनाते हैं, इंटायर इन्वायरमेंट अराउंड इट, ठीक है, तो डायरेक्टली वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग क्या है, जैसे सोशल लर्निंग में क्या हो सकता है, जैसे सोशल लर्निंग की कुछ वेबसाइट्स हैं आपकी, ब्लॉगिंग करना, चैट करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, डिस्कशन फोरम होते हैं आजकल, डिस्कशन फोरम में क्या होता है, आप डिस्कस कर सकते हो, है ना, तो ये सारी किसके अंदर आती है, सोशल लर्निंग के अंदर आती है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन कर पाते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, फेस टू फेस भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फेस टू फेस होती है। डिस्कशन फोरम में क्या होता है, आपने अपना क्वेश्चन डाल दिया, तो हो सकता है कुछ दिन बाद, महीने बाद वहां पे डिस्कशन स्टार्ट हो, तो कुछ ऐसा करके, ठीक है। अब ये वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। दीज टूल्स आर इंटरनेट टूल्स दैट अलाउ द यूजर टू गो बियॉन्ड जस्ट रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिसीव नहीं करते वेब के थ्रू, समझना, ये वेब 2.0 की बात हो रही है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सिर्फ हम रिसीव नहीं करते थ्रू द वेब, द यूजर इज एक्सपेक्टेड टू इंटरैक्ट, यहाँ पे यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं कंटेंट को, ठीक है, यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं, जैसे आपका एफबी है, वो एफबी क्या है आपका वेब, जो एफबी जो है, फेसबुक जो है, वो क्या है, वेब 2.0 है, ये क्या है, वेब 2.0, जहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हो, कंटेंट को क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ये वेब 2.0 के अंदर आता है। अब ये वेब 1.0 क्या है, यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती थी, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो, रिजिड रहता है, पूरा कंट्रोल, मतलब मोर कंट्रोल यूजर इनपुट होते हैं, प्रमोट करता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का, यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर पे क्या होता है, आप कोलैबोरेट कर पाते हो ना, होता नहीं, एक के साथ दूसरे को टैग करना, तीसरे को टैग करना, ठीक है, मोर कंट्रोल होता है यूजर इनपुट पे, यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे जब आप टैगिंग करते हो तो कंट्रोल नहीं होता, कोई भी इनपुट कर सकता है, कुछ प्राइवेसीज होती है अगर आप उसे हटा दो, है ना, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती देता है, ये डायनेमिक इन्फॉर्मेशन, मतलब हम इसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, कंसिडर करता है मच मोर इन्फॉर्मेटिव एंड डेटा ड्राइव, ये कंसिडर करता है मच मोर सोशल एंड इंटरेक्टिव ड्राइवन, ठीक है, तो ये वेब 1.0 है और ये वेब 2.0 है, ठीक है। वेब
ये 2.0 के टूल्स हैं, इनका नाम, एक एक का नाम आपके मुंह पे रटा होना चाहिए, ठीक है, वेब 2.0 के, क्योंकि हर बार कोई भी आप पेपर उठा के देखो आपको वेब 2.0 से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एडमोडो हो गया, थिंगलिंग हो गया, ड्रॉ डॉट आई10 हो गया, पेडलेट हो गया, एडोब स्पार्क हो गया, बूम बेजल हो गया, प्रेजी हो गया, फ्लिपग्रिड, एडो ब्लॉक्स, मूडल, डूडल, विकी स्पेसेस, है ना, ये सारी चीजें, ये सब किसके अंदर आते हैं, वेब 2.0 टूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये देखो सारे दे रखे हैं, पेडलेट है ये, ठीक है। और एक मिनट रुको, कहाँ गया वो, मैं सोशल मीडिया के बाद हाँ, एक चीज यहाँ पे और लिख लो जो मैं यहाँ बताना चाह रही थी, वही मैं ढूंढ रही थी। जैसे ये है आपका इनका जो वेब 1.0 है और 2.0, इसमें कुछ चीजें जैसे कुछ तो ऐड है, कुछ चीजें और यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग अलग से इसी में ऐड कर लेना पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि जैसे फीचर्स के टर्म्स में मैं इसको बता रही हूँ। जैसे फीचर क्या है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन फॉर यूजर, मतलब यहाँ पे कैसा टाइप होता है यूजर के इंटरेक्शन का। तो यहाँ पे कैसा टाइप होता है, वन वे होता है ना। और यहाँ पे कैसा टाइप होता है, टू वे होता है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है, ये फीचर्स के टर्म में मैं इसको डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ आपको। यूजर पार्टिसिपेशन कैसा होता है, यहाँ पे जो यूजर पार्टिसिपेशन होता है कैसा होता है, अथॉरिटेरियन होता है, कैसा होता है, अथॉरिटेरियन होता है। और यहाँ पे कैसा होता है, डेमोक्रेटिक होता है। और लिख लो यहाँ पे जो रीडिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, ये भी क्या है, एक फीचर ही है यहाँ पे, रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी होती है वेब 1.0 में, वो कैसी होती है, पैसिव होती है। और यहाँ पे कैसी होती है, एक्टिव होती है, ठीक है बात। उसके अलावा चेंज ऑफ कंटेंट, ये तो बता दिया, स्टैटिक होता है और ये डायनेमिक होता है। नेचर ऑफ वेब कंटेंट, ठीक है, नेचर ऑफ वेब कंटेंट भी एक इसका फीचर होता है, जहाँ पे वेब 1.0 कैसा होता है, बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। और ये कैसा होता है, ये आपका कोलैबोरेटिव होता है, यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकते हैं। तीसरी बात, रीचिंग ऑडियंस। अब यहाँ पे एक पुश टेक्नोलॉजी होती है, एक पुल टेक्नोलॉजी होती है, दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। मैंने टेलीग्राम पे इसका इमेज के साथ डिटेल शेयर किया हुआ है, काफी टाइम पहले शेयर किया था, फाइल सेक्शन में जाके देखना, ठीक है। पुश टेक्नोलॉजी और एक होती है पुल टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो, एक होती है पुल टेक्नोलॉजी, और इन दोनों टेक्नोलॉजी को हम लोग यूनिट 9 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करती है, ये पुल टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और ये वेब 2.0 पुश टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है। जिनको पता हो पुश टेक्नोलॉजी और पुल टेक्नोलॉजी के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, यूनिट 9 में है भी। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर रखा हुआ है इसका कंटेंट आपके लिए, ठीक है बात। अब आ जाओ इधर। अब जैसे एडू ब्लॉक्स, अब सॉरी ये मूडल है ना, हाँ ठीक है, मूडल से ये जैसे मूडल है, मूडल का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है मूडल का फुल फॉर्म, क्या होता है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट। ये क्या है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट है। ये कैसा होता है, फ्री होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, रिटन इन PHP, ठीक है, एंड रिक्वायर अ माई एसक्यूएल डेटाबेस। इसको जरूरत होता है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखो यहाँ पे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये फ्री होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखो। और ये क्या है, CMS है, LMS नहीं है, मूडल इज नॉट अ LMS। मूडल क्या है, मतलब ये इसे है तो ये कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, और अ वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। मूडल इज अ कोर्स मैनेजमेंट है, ये कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, बट इसको यहाँ पे इट इज ऑल्सो नोन एज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या फिर वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ये फ्री वेब एप्लीकेशन है, जहाँ पे जो एजुकेटर्स होते हैं इसका यूज करते हैं अपने जो भी जैसे ऑनलाइन लर्निंग साइट्स हैं, वहाँ पे कुछ इफेक्टिव चीजों को क्रिएट करने के लिए
जो एजुकेटर्स होते हैं इस एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आता है डूडल। डूडल क्या है? radically simplifies the process of scheduling the event, whether they are board or team meetings, dinner with friends, reunion, weekend trips or anything else। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम इवेंट्स को शेड्यूल करते हैं डूडल के अंदर। और मूडल क्या है? मूडल आपके एजुकेटर यूज करते हैं कुछ चीजों को इफेक्टिव क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वो कोर्स भी हो सकते हैं, कंटेंट भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ऑडेसिटी क्या है? इज यूज टू रिकॉर्ड लाइव ऑडियोज, ठीक है। जो लाइव ऑडियोज होते हैं उसको ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। कन्वर्ट टेप्स एंड रिकॉर्ड्स इनटू द डिजिटल रिकॉर्डिंग, जैसे सीडीज है, MP3 है, डब्ल्यू। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पेपर 1 में पूछा गया है, ये सब किसके हैं? ऑडियो फॉर्मेट के हैं, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा गया है यहाँ पे। विकीज क्या होता है? विकीज आर स्पेसेस ऑन द वेब वेयर यू कैन शेयर वर्क एंड आइडियाज, पिक्चर एंड लिंक, वीडियोज एंड मीडिया एंड एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ। विकी क्या है? एक कुछ स्पेसेस है जहाँ वेब पे, जहाँ पे अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, पिक्चर्स को, लिंक को, इन सारी चीजों को यहाँ पे शेयर किया जा सकता है। विकी स्पेसेस क्या है? विकी स्पेसेस इज अ स्पेशल बिकॉज इट हैज अ विजुअल एडिटर and a bunch of other tools to make sharing all kind of content as easy for student as it is for the teachers। Edmodo क्या है? Edmodo यहीं पे था, नहीं इधर है। Edmodo provide teacher and student a secure place to connect and collaborate। यहाँ पे जो टीचर्स है, स्टूडेंट है, आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जैसे टीचर्स होते हैं अपने होमवर्क को यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। क्लास के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हो सकता है ना, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का कोलैबोरेशन हो सकता है। अब ये वेब 2.0 और वेब 3.0 के बीच में है। वेब 2.0 है और 3.0 है। 2.0 के जो यहाँ पे मैंने टूल्स के नाम नहीं लिखे क्या? 2.0 के, एक मिनट, ये किसके थे? हाँ नहीं, ठीक है। 2.0 जो है वो फोकस करता है राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग कंटेंट पे, और ये फोकस करता है क्रिएटिंग कंटेंट पे, ठीक है। ये लेटेस्ट है आपका। मे बी मोर सस्पेक्टेबल टू लेस सिक्योर टेक्नोलॉजी, ऑफन हैज मोर रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, may use more antiquated simpler processing technique, may incorporate more advanced concepts such as AI। AI किसके अंदर आता है? वेब 3.0 के अंदर आता है। यहाँ पे प्राइमरली एम होता है लोगों को कनेक्ट करना, और यहाँ पे प्राइमरली एम होता है कनेक्ट करना डेटा और इंफॉर्मेशन को। तो ये वेब 3.0 है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके वेब 2.0 से ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? ये जो फेसबुक है, लिंक्डइन है ना, ट्विटर है, ये सब क्या है? आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबकी पता है, यूनिट 8 में सबके आपको नाम पता होने चाहिए। यहाँ से नाम से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। उनके डिटेल में अगर एक लाइन भी आपको पता है तो इतना काफी है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। जहाँ पे देखो इतने सारे ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सभी को आपको सिर्फ नाम को याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक। अब इनमें से कुछ 7 डिफरेंट टाइप्स के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक है। 7 डिफरेंट टाइप्स के जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके? जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आपके। और क्या है आपका? जैसे सोशल रिव्यू साइट है, फिर इमेज शेयरिंग साइट्स है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, इससे रिव्यू साइट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वीडियो होस्टिंग साइट है आपका। शेयरिंग इकोनॉमी नेटवर्क है ना। डिस्कशन साइट है आपका। और क्या है? कम्युनिटी ब्लॉग। और क्या है यहाँ पे? कम्युनिटी ब्लॉग। तो ये क्या है आपके 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडियाज हैं, ठीक है। 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडियाज है का सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है। यहाँ पे आपस में आप क्या करते हो? इंटरैक्ट करते हो, फॉलो करते हो एक दूसरे को, ऐसा है। सोशल रिव्यू साइट मतलब व्हाट्स वन ऑफ, जैसे रिव्यू साइट कहने का मतलब है, मान लो कहीं आपको घूमने के लिए जाना है तो आप क्या करते हो? मतलब रिव्यू देखते हैं ना, मतलब किसी होटल में रुकने के लिए आप क्या करते हो? उसका रिव्यू चेक करते हो ना सबसे पहले। कहीं पे भी जाते हो रुकने के लिए कि कौन सी जगह खाने की अच्छी है, तो रिव्यू देखते हो, तो वही है सोशल रिव्यू साइट। गुड इवनिंग कृष्णा। इमेज शेयरिंग साइट। इमेज शेयरिंग साइट्स क्या है? जहाँ पे आप इमेज को, ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, वहाँ पे आप इमेजेस को शेयर करते हो, कैप्चर करते हो, शेयर करते हो, रील्स बनाते हो, है ना। वीडियो होस्टिंग साइट जैसे आपका यूट्यूब है, ठीक है, जहाँ पे क्रिएट करते हो, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी ब्लॉग।
community belongs sometimes an image or post is not complex enough for a message you have got to share. अब community blog को बताने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, ठीक है। डिस्कशन साइट्स होती है, ठीक है। ये आपकी डिस्कशन साइट्स कहाँ कहाँ पे हो सकती है, रेडिट पे हो सकती हैं। क्योरा, क्योरा आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग क्वेश्चन डालते हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मतलब लोग वहाँ पे करते हैं। तो ये क्या है, डिस्कशन साइट है। रेडिट भी एक तरीके का आपका डिस्कशन साइट है, तो ये नाम यहाँ पे याद रखना। शेयरिंग इकोनॉमिक नेटवर्क, अब ये साइट कौन सी, एयरबीएनबी, क्या नाम है, एयरबीएनबी, नाम याद रखना, एयरबीएनबी एंड रोवर, ठीक है, आर नॉट जस्ट अ कूल प्लेस टू फाइंड चीप हॉलीडे रेंटर्स और अ पेट सिटर। शेयरिंग इकोनॉमिक नेटवर्क ब्रिंग पीपल हु हैव गॉट समथिंग दे वांट टू शेयर टुगेदर विद द पीपल हु नीड इट, ठीक है। These communities provide opportunity that wouldn't exist otherwise by pooling resources on a large scale that wouldn't be possible without tech, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के सोशल मीडियाज हैं जिनके आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ब्लॉग, ब्लॉग तो मुझे नहीं लगता है ब्लॉग बताने की जरूरत होनी चाहिए, है ना, इजी है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग एक वेबसाइट है वेयर अ पर्सन राइट्स रेगुलरली, जैसे होता नहीं डे टू डे आप अपने बारे में वहाँ पे लिखते हो, अपने बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, कोई भी टॉपिक है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में लिखते हो, फोटोज लगाते हो, कुछ वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हो। इट इज अ कॉमन फॉर पीपल टू राइट ब्लॉग टू डिस्क्राइब, हो सकता है काफी सारे लोग ब्लॉगिंग करते, ब्लॉग लिखते भी हो, ब्लॉग टू डिस्क्राइब देयर वर्क, देयर हॉबीज, देयर पेट, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह वगैरह आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये ब्लॉगिंग भी ये टाइप्स यहाँ पे ध्यान रखना। एक होती है एडटेक रिव्यू, इंडियन एजुकेशन ब्लॉग, नाम याद रखना। फिर द बेटर इंडिया एजुकेशन ब्लॉग, ग्रेट लर्निंग ब्लॉग, करियर इंडिया, इंडियन एजुकेशन न्यूज, एडवाइस इंटरनेशनल ब्लॉग, ठीक है। तो ये नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि नाम पे बहुत ध्यान रखना क्योंकि नाम से ही क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है बात। अब जैसे ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ठीक है, जैसे जो आप लोग चैट करते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, कनेक्ट करते हो रिमोट एरियाज में, ठीक है, दूर दूर एरियाज होती है वहां पे आप कनेक्ट करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, है ना। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में होती है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ पे जैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती नहीं है, जहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, जैसे वेबिनार है, वेबकास्ट है, वेब मीटिंग्स है, ये सब किसके अंदर आती है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर आती है आपकी, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपके पास दिमाग है कि आप इतना सोच समझ करके आंसर टेक कर सकते हो। लेकिन अगर ये भूल गए, हो सकता हो काफी सारे लोग टेक्नोलॉजी मतलब उनके बारे में पता हो सकता हो काफी सारे लोगों को इन सब साइट्स के बारे में, टूल्स के बारे में नहीं पता हो, तो वो लोग नाम को बहुत ध्यान रखें, ठीक है। जैसे गो टू मीटिंग है, ज्वाइन मी, देखो ज्वाइन मी आप लोगों ने सुना होगा, जूम भी सुना होगा, वेबएक्स भी सुना होगा, है ना। तो रिंग है, जिट्सी मीट है, मीटिंग है, इज है, टी है, लाइफ साइज है, ये सब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनका आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, ठीक है। यूनिट 8 पूरा नाम पे है, ठीक। अब ये जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग होती है और मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग होती है। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग कहने का मतलब क्या है, टू पार्टिसिपेंट कैन कम्युनिकेट इन अ रियल टाइम। अब रियल टाइम का मतलब समझ रहे हो, लाइव, ठीक है, जो लाइव सेशन अभी चल रहा है, तो बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड है, 3 बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये रियल टाइम में है, ठीक है। अब एक कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वो कोई जरूरी नहीं कोई हमारे आसपास का हो, पता नहीं कहाँ से होंगे, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ देयर ज्योग्राफिक लोकेशन, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ देयर ज्योग्राफिक लोकेशन, जो लोग यहाँ पे रियल टाइम में मौजूद हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जॉब इंटरव्यूज, ठीक है, ऑनलाइन जो जॉब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं आपके। मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग, 3 और मोर पार्टिसिपेंट, ठीक है, 3 or more participant are involved in the interaction, creating the essence of group video conferencing. होस्ट विल प्रोवाइड लिंक टू ज्वाइन, जैसे आपका गूगल मीट होता है, जूम पे जूम भी होता है ना, जूम पे भी होता है, जहाँ पे जो होस्ट होते हैं वो लिंक देते हैं, आपको ज्वाइन करना होता है वहां पे, तो मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो, ठीक है। डिस्कशन बोर्ड, अब ये जैसे बुलेटिन बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन होता है बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पे आपको मतलब कुछ मैसेज लिखा होता है उसके बारे में, मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नोन ऑल्सो बाय वेरियस अदर नेम्स सच एज डिस्कशन ग्रुप, डिस्कशन फोरम, मैसेज बोर्ड या फिर ऑनलाइन फोरम, ठीक है। ये एक बुलेटिन बोर्ड है,
where you can leave and expect to see response to message you have left, मतलब जहाँ पे आपने जैसे मान लो कोई मैसेज दिया है या फिर कोई स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ उसको आप देखते हो, ठीक है। द फर्स्ट डिस्कशन बोर्ड वर अवेलेबल ऑन अ बुलेटिन बोर्ड सिस्टम ऑन द इंटरनेट। यूज नेट, जो यूज नेट है, ध्यान रखना, ये जो यूज नेट है, इट प्रोवाइड्स थाउजेंड्स ऑफ डिस्कशन बोर्ड, ठीक है। दीज कैन नाउ समटाइम्स बी viewed from a web browser. Many website offers discussion boards so that user can share and discuss information and opinion, ठीक है। अब आता है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। अब ये जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज है, आर लर्निंग, टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल, ठीक है। ये क्या है? लर्निंग, टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल है पब्लिक डोमेन में, अवेलेबल इन डिजिटल और एनी अदर मीडियम विच एनीवन कैन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये ओपन एजुकेशनल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आप लोग ने वो सुना होगा ना, अरे क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का, मैं नाम भी भूल गई, जिनके कंटेंट जो होते हैं वो ओपन है, अरे इग्नू, इग्नू, हाँ इग्नू के ही है, या फिर ज्ञान करके कुछ नाम है। उनके जो नोट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो वो क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर नेम भी पूछता है क्या? यस, हाँ रविश, इसमें सॉफ्टवेयर जो नेम्स हैं या फिर जो टूल्स एप्लीकेशन बताए उन्हीं के नाम ही पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन एजुकेशन जो रिसोर्सेज हैं, अब जैसे मैंने जैसे इग्नू के जो नोट्स होते हैं, आप देखोगे कि इग्नू के जो नोट्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जितने भी मटेरियल वो लोग प्रोवाइड करते हैं। एक और ज्ञान दर्शन है, ऐसे कुछ क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वहां पे भी ओपन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उस वो भी एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये जैसे, एक मिनट, यहाँ पे कहाँ गया ये, 5 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं? ई ज्ञान, हाँ ई ज्ञान, ई ज्ञान, यस ई ज्ञान पे होता है। 5 कंपोनेंट हैं इसके, ठीक है, ये ध्यान रखना ओपन एजुकेशन के। पहला क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ओपन टू एम्प्लॉयबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट, ओपन टीचिंग एफर्ट्स, ओपन लर्निंग सर्विस, ओपन टू लर्नर नीड्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, 5 कंपोनेंट ऑफ ओपन एजुकेशन। अब कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल, एक मिनट को, ये क्या है? 5 पॉइंट्स, हाँ ये ठीक है। ये क्या है? दीज 1 2 3, दीज आर द प्रिंसिपल्स, ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ ओईआर, जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हैं उनके 5 प्रिंसिपल हैं। 5 प्रिंसिपल क्या है? रीयूज, रिटेन, रिवाइज, रिमिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। समझ रहे हो? रीयूज, रिटेन, रिवाइज, रिमिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। रीयूज कहने का मतलब क्या है? द कंटेंट कैन बी रीयूज्ड, ठीक है, फॉर द क्लासरूम, लेक्चर, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन। जैसे ई ज्ञान कोश पे जो भी कंटेंट है, मान लो उसको हम दोबारा से रीयूज कर ले, है ना, अपने क्लास में या फिर कुछ पढ़ाने के टाइम पे। रिटेन, कॉपीज ऑफ कंटेंट कैन बी डाउनलोडेड, वो जो भी कॉपीज हैं उनको हम लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है, अपने पर्सनल फाइल में सेव कर लें उसको। है ना। रिटेन कहने का मतलब क्या है? कॉपीज ऑफ कंटेंट कैन बी डाउनलोडेड, सेव्ड इन अ पर्सनल डिवाइसेस, डुप्लीकेटेड एंड रिटेन फॉर पर्सनल रेफरेंसेस एज डिजायर्ड विदाउट एनी लीगल प्रोविजन। रिवाइज, द कंटेंट कैन बी एडिटेड, modified, adapted or altered to suit users specific needs without fear of copyright. Remix, अब इसको remix भी किया जा सकता है, ठीक है, जो भी existing content है उसको हम combine कर सकते हैं दूसरे content के साथ। Redistribute कहने का मतलब क्या है? User have the right to share the copies of the original content, तो इसे redistribute भी किया जा सकता है with modification, modification करने के साथ साथ। अब ये मूव क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। पेपर 1 में भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक पॉइंट था यहाँ पे, मुझे आप लोग को बताना था, मैं देख लूँ, अगर मिल जाता तो बता देती हूँ आपको, शायद ये स्लाइड में है नहीं।
एग्जैक्टली है क्या मुझे याद भी नहीं आ रहा है। चलो नहीं मिलेगा तो मैं उस पर शेयर करूंगी और क्या। अच्छा, मैं यहाँ पे चार्ट ही आप लोग को बनवा दूंगी, ठीक है, नहीं तो फिर मैं स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें ये था कि मूक्स प्रोवाइडर कौन से हैं और उनकी कंट्री के नेम है, ठीक है। यहाँ पे वो मैंने नहीं लगाया स्लाइड शायद, तो उसमें से क्वेश्चन आपसे 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को वहां पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आ जाओ मूक्स पे। जब हम मूक्स की यहाँ पे बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पे मूक्स दो तरीके के, एक होता है सी मूक, एक होता है एक्स मूक। जब सी मूक की बात करते हैं तो क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज, क्या नाम है यहाँ पे, क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज। और एक्स मूक की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्स मूक, देखो मैंने यहाँ पे जैसे सी का मतलब क्या है, सी सी मूक कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कनेक्टिविस्ट मैसिव, कनेक्टिविस्ट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है, कॉपी में लिख लो, कनेक्टिविस्ट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और ये जो एक्स मूक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो कनेक्टिविस्ट मूक होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, नॉलेज का क्रिएशन होता है और जनरेशन होता है। जो एक्सटेंडेड मूक्स ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ये मेनली फोकस करते हैं नॉलेज के डुप्लीकेशन पे, पूछे हुए क्वेश्चन है दोनों से ही, ये नॉलेज के डुप्लीकेशन पे फोकस करते हैं, यहाँ पे नॉलेज का क्रिएशन और जनरेशन होता है। समझ में आई बात, तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना कि सी का मतलब कनेक्टिविस्ट और एक्स मतलब एक्सटेंडेड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। अब ये सारे मूक्स के प्लेटफॉर्म है, सबके नाम आपको पता होने चाहिए, अगर मतलब रट नहीं सकते हो तो डेली स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डेली देखते रहोगे तो दिमाग में बसा रह जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे फिर दिमाग से निकल जाएगा। तो देखते रहोगे, जैसे यूडमी है, मूडल है, कोर्सेरा है, एडेक्स है, ऐसे करके कुछ तो कॉमन नेम है जो आप लोग को पता भी होंगे, कैनवास वगैरह है, ठीक है। तो इसको, ये आपको मतलब याद होना चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है यहाँ पे। और कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है मूक्स की, एक होती है टीचिंग शोकेस, एक होता है गेटवे स्किल, एक होता है ग्रेजुएट लिटरेसीज, एक होता है प्रोफेशनल शोकेस, एक होता है रिसर्च शोकेस। समझ रहे हो, टीचिंग शोकेस मतलब शिक्षण प्रदर्शन, रिसर्च शोकेस अनुसंधान, और प्रोफेशनल पेशेवर गेटवेज, जो गेटवेज कौशल होते हैं, और ग्रेजुएट जो स्नातक होते हैं, ठीक है। अब जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 5 कैटेगरीज होती हैं, ध्यान रखना, मूक में 5 तरीके की कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी जो है आपकी टीचिंग शोकेस, है ना, दूसरी यहाँ पे गेटवे स्किल हो गई, तीसरी ग्रेजुएट लिटरेसी हो गई, फिर आपका प्रोफेशनल शोकेस हो गया, फिर आपका रिसर्च शोकेस हो गया, ठीक है। अब इसका क्या ये कैटेगरी होती है, जब टीचिंग शोकेस की बात करते हैं तो जनरल इंटरेस्ट कोर्स इन विच एन इंस्टीट्यूशन टीचिंग इज शोकेस्ड, समझ रहे हो, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस की टीचिंग होती है वो शोकेस होती है विद द एम ऑफ रेजिंग द अपील और रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। टीचिंग शोकेसेस में क्या होता है, यहाँ पे मतलब वो क्या करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन का जो रेपुटेशन बढ़ाते हैं, है ना, होता नहीं कि टीचिंग शोकेस में मतलब पूरा जो इंटरेस्ट होता है किस पे होता है, इंस्टीट्यूशन टीचिंग पे होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में जो बेस्ट टीचर्स होते हैं उनकी टीचिंग को शोकेस करना मेन एम होता है, इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन है उसको यहाँ पे बढ़ावा देना। गेटवे स्किल्स की बात करते हैं, एम्ड एट प्रोस्पेक्टिव अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स with the intention of preparing upskilling prospective students for particular area of a स्टडी। फिर आते हैं ग्रेजुएट लिटरेसीज, प्रोवाइड स्टूडेंट एंटरिंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ स्टडी, ठीक है। ये ग्रेजुएट जो लिटरेसीज होती है, ये कब आती, कौन सी कैटेगरी में आती है, जहाँ पे स्टूडेंट जब एंटर कर रहे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, level of study with the opportunity to develop the necessary skill such as proposal writing, research method and statistical analysis। तो ये किसके अंदर आता है, ग्रेजुएट लिटरेसीज के अंदर आता है। प्रोफेशनल शोकेस, जहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया जाता है। रिसर्च जो शोकेस है, जहाँ पे रिसर्च की जो मतलब इंस्टीट्यूशन कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, रिसर्च पे, तो रिसर्च की एक्सलेंस, मतलब इंस्टीट्यूशन एज अ सेंटर फॉर रिसर्च एक्सलेंस, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो सिर्फ छोटा छोटा पूरा याद करने की कोशिश मत करो, नाम याद रखो कि टीचिंग है, गेटवे है, और इसमें इन इन चीजों के बारे में है, बस इतना ध्यान रखो, ये कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, ज्यादा याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रख सकते हो कि ये जो मूक है यहाँ पे,
ये जो मूक है, जो अफोर्डेंस होती है मूक टेक्नोलॉजी की, क्या क्या अफोर्डेंस होती है मूक टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे एजुकेटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। क्या अफोर्डेंस होती है, एजुकेटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा, इंगेज होते हैं बच्चे, यहाँ पे इंगेजमेंट होता है। रीवॉचेबल होते हैं, जो भी वीडियोस वगैरह होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रीवॉच कर सकते हैं। स्केल होता है, और क्या होता है, एक्सेसिबल होता है ना, एक्सेसिबल होता है। उसके अलावा कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं यहाँ पे, है ना, कस्टमाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, द अफोर्डेनेसेस ऑफ अ मूक टेक्नोलॉजी, ये सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से बेस्ट मूक के प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जैसे कैनवास, पीछे जो लिखे हुए वही सारे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। कैनवास है, कॉग्निटिव कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, आइवर्सिटी, कैडनास, खान एकेडमी, ये सारे, ठीक है। अब ये आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे मूक्स के बारे में बताना था। अम, ऐसा करती हूँ, मैं इसका जो चार्ट है, जैसे कोर्सेरा है, ठीक है, ये कोर्सेरा है, इसको किस कंट्री ने दिया था, कोर्सेरा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने दिया था, यूएसए ने दिया था। इस तरह करके टोटल 31 मूक्स हैं, ठीक है। 31 मूक्स, आप सबके नाम लिख पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कौन सी कंट्री ने कौन सा मूक दिया था, ठीक है। मूक प्रोवाइडर और उनकी कंट्री के जो नाम है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो जिसमें से 6-7 आपसे पूछे हुए हैं, है तो 31, लेकिन पूछे 6-7 ही गए, सारे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी आपको। अब नेक्स्ट आ जाओ स्वयं पे। जब हम स्वयं पे आते हैं, यहाँ पे स्वयं क्या है, स्टडी वेब, फुल फॉर्म याद रखना, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा है। क्वाड्रेंट 1 ई ट्यूटोरियल, क्वाड्रेंट 2 ई कंटेंट, क्वाड्रेंट 3 वेब रिसोर्सेज, एंड क्वाड्रेंट 4 आपका सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट होता है। अब 2 टाइप्स के यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, एक होता है क्रेडिट कोर्स, एक होता है नॉन क्रेडिट कोर्स। क्रेडिट कोर्स कौन से होते हैं, जो एटलीस्ट आपको एक सेमेस्टर में पढ़ना ही पड़ता है। नॉन क्रेडिट कौन से होते हैं, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह होते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ इंक्लूजन पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने ये लिखा नहीं है, मैं नाम बता दे रही हूँ। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये पेपर 1 में आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पेपर 1 में पूछा है, पेपर 2 में नहीं पूछा गया। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के नेम जो है, जो स्वयं के अंदर आते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्टली नाम लिख दे रही हूँ। AICT, दूसरा है आपका NFTL, किसी को फुल फॉर्म किसी का पूछना हो तो पूछ लेना, वैसे तो इजी है, मुझे लगता है आप लोग को पता होंगे। UGC है, CEC है, और NCERT है। पेपर 1 में पूछा हुआ है ये, पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 में। NIOS है, और इग्नू, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस, और एक और है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च, ठीक है। तो ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके, इनको आपको नाम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, ठीक है। किसी को फुल फॉर्म अगर किसी का नहीं पता है तो पूछ लो अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं, आजकल स्वयं के जो चैनल्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्वयं पे कौन से चैनल पे कौन सा आता है, ठीक है। जैसे चैनल आपका, चैनल नंबर जैसे 11 है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी क्लासेस होती है, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। चैनल नंबर 12 पे कैसी होती है, सिविल इंजीनियरिंग की होती है ना। और चैनल नंबर 15 पे कौन सी होती है, इंजीनियरिंग साइंसेस की होती हैं। तो ये जो चैनल्स हैं, ये भी मैंने शायद आप लोग को टेलीग्राम पे दे रखा हुआ है, सभी चैनल का दे रखा हुआ है। तो एक बार टेलीग्राम पे आप लोग चेक करना, नहीं तो मैं अभी जब मूक वाला दूंगी तो वहां पे इन चैनल्स के सारे के नेम और कौन कौन से चैनल किसके साथ रिलेट करता है, वो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो सभी को रटना नहीं, एक एक बार सिर्फ देखना है, आपको रटना नहीं है, कितने चैनल्स को रटोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। तो ये स्वयं प्रभा में है, स्वयं में नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। स्वयं प्रभा में है जो चैनल है, ठीक है। DTH चैनल, स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप जो, रुको मैं यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, एक मिनट मैं यहाँ बता दे रही हूँ। स्वयं प्रभा पेपर 1 के लिए ये,
स्वयं प्रभा, ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल, ठीक है, ये क्या है? ग्रुप है 34 डीटीएच चैनल का, जहां पे टेलीकास्ट होते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी उसका सैटेलाइट का यूज किया गया था, ये भी पूछा हुआ है। GSAT 15 सैटेलाइट का यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। GSAT 15 सैटेलाइट का यूज किया गया है, जहाँ पे हर चैनल किसी के, जैसे चैनल का 15 का मैंने बताया है ना, 13 का बताया, तो ये जितने भी चैनल हैं आपके 34 डीटीएच चैनल है, आप सबको याद तो नहीं कर सकते ना 34 डीटीएच चैनल को, अगर ये रटने बैठ जाओगे तो और क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका मैं जो इमेज है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वहां पे आप डेली मतलब देखते रहना, हाँ मतलब एटलीस्ट 12-15 आपको याद होनी चाहिए, सारे तो याद नहीं हो पाएंगे तो है, ठीक है। तो वो मैं शेयर कर दूंगी। अब आ जाते हैं ई इंक्लूजन पे। अब जो ई इंक्लूजन होता है, ई इंक्लूजन रेफर करता है टू द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी contribute to equalizing and promoting participation in a society at all level। ई इंक्लूजन मतलब मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आईसीटी है हमारा, कितना ज्यादा हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है। सोसाइटी के हर लेवल पे कितना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इंक्लूजन के अंदर आता है, जहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं वो एक्सेसिबल, मतलब पहला फीचर क्या है, एसेसिबिलिटी होती है, मतलब इजिली इसको एक्सेस कर सकते हैं। चेंजिंग सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, ये भी यहाँ पे भी चेंजेस आते हैं, अपडेशन आते हैं। डिजिटल अपॉर्चुनिटी एंड डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल अपॉर्चुनिटी और डिजिटल डिवाइड क्या होता है ये समझ लो। देखिए आगे डाला तो नहीं है, नहीं डाला है। डिजिटल अपॉर्चुनिटी और डिजिटल डिवाइड। देखो डिजिटल डिवाइड की अगर मैं बात करूं, डिजिटल डिवाइड क्या होता है आपका, डिजिटल जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, जैसे कुछ लोग, ठीक है, मान लो अर्बन के जो लोग हैं, इनके पास क्या है, सारी चीजें वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, ठीक है, सारी चीजें हैं इनके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ये आपका रूरल एरिया है, ठीक है, मान लो अभी तो है लेकिन फिर भी मैं जस्ट यहाँ पे बात कर रही हूँ, रूरल एरिया, यहाँ पे उनके पास वो चीज, वो सुविधाएं नहीं है, ठीक है, इतने ज्यादा वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैप जो आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसे डिजिटल डिवाइड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल जो ये गैप है, ठीक है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है ना। बेनिफिट क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, ओपन एक्सेस रिसोर्स, इंप्रूव कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग ज्योग्राफिकल डिस्पर्स रीजन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन, अब इसको कैसे याद रखोगे, आई थिंक इसका भी पिक्चर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा हुआ आप लोग के साथ, जहां तक मुझे ध्यान है ये। अब जैसे ये तरह, अब ये जैसे एट्रीब्यूशन है, अब ये जो सिंबल बने हुए हैं ये, इनका आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये CCBY, BY क्या है, ये भी एक ये क्या है, एट्रीब्यूशन। अदर्स कैन कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म एंड रिमिक्स योर वर्क इफ दे क्रेडिट योर नेम एज रिक्वेस्टेड बाय यू, ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है आपका। ठीक, फिर CCBYSA, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये रहा, शेयर अलाइक, ठीक है, ये इसका यहाँ पे शेयर अलाइक, ऐसे मतलब शेयर अलाइक। अदर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क ओनली अंडर अ लाइसेंस आइडेंटिकल टू वन यू हैव चूजन फॉर योर वर्क। फिर आता है एनसी, एनसी जो नॉन कॉमर्शियल, ठीक है, एनसी क्या है आपका, नॉन कॉमर्शियल। ये ध्यान रखना, ये जो सिंबल बने हुए हैं सारे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। एनसी मतलब नॉन कॉमर्शियल, अदर कैन कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म और रिमिक्स योर वर्क बट फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पस ओनली, ठीक है। फिर आता है एनडी, नो डेरिवेटिव वर्क, ठीक है, नो डेरिवेटिव वर्क, अदर्स कैन ओनली कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले और परफॉर्म वर्बेटिम कॉपीज ऑफ योर वर्क। फिर आता है जैसे ये क्या है, ये क्या है आपका, नॉन कॉमर्शियल और शेयर अलाइक, ठीक है, नॉन कॉमर्शियल शेयर अलाइक, ये इसके सिंबल्स हैं। नॉन कॉमर्शियल नो डेरिवेटिव वर्क, ठीक है, नो डेरिवेटिव वर्क, तो ये याद रखिएगा।
अब ये एट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसमें जैसे ये एट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज जो शॉर्ट में लिखी हुई है इसके बारे में, वही चीज थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दे रखा हुआ है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये जो आइकन्स है उनके बारे में ही लिखा हुआ है जो मैंने वहां पे आगे बताया है आपको। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन ई लर्निंग, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, ई लर्निंग। Assistive educational technology has a rather broad definition as it compasses various devices, equipment, and systems that are help student bypass, maintain, compensate, overcome। यूनिट 10 में आपने assistive technology के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो भी चीजों को मेंटेन करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करने के लिए, तो ये सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है। इट कांट बी सब्स्टिट्यूट एनी फिजिकल, मेंटल और सेंसरी प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम इट वाज क्रिएटेड विद द पर्पस टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल बाय कैपेबिलिटीज ऑन द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ एंड ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज एरियाज। मतलब ये एक तरीके से मदद करती है, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करती है, ठीक है। जैसे अब ये लिसनिंग है यहाँ पे, अब लिसनिंग के लिए कई सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन विद डीफनेस और हार्ड टू हियर कंडीशनिंग, ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको कंप्यूटिंग में, अलाइनिंग में, इन सब में प्रॉब्लम होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका हेल्प किया जा सकता है, जिससे वो मैथमेटिक का उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है, ठीक है, कंप्यूट करने का जो डर बैठा हुआ है, उसको उससे वो ओवरकम कर पाए। फिर आता है राइटिंग, डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी टाइप यंग पीपल कैन रिक्वायर असिस्टिव विद राइटिंग, ठीक है, तो इसी तरह राइटिंग के लिए भी है, फिर मेमोरीज इश्यूज को लेकर है, और रीडिंग के लिए भी है, ठीक है। जो असिस्टिव, अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ये तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपको यूनिट जो मैंने 10 में कराया है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, वहां से क्वेश्चन आता है। जो मेन क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ से आ सकता है, चिल्ड्रन फील मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो डिवाइसेस होती है उनका यूज करके जो बच्चा है बहुत ज्यादा अपने मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करता है, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वो चीजें अपने आप से कर सकता है, ठीक है, वो अपने जो पोटेंशियल है उसको वो रियलाइज कर पाता है, इन उसके अंदर सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस आती है, डेली लिविंग में जो भी एक्टिविटीज होती है उसको वो आसानी से कर कर पाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पे। कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, अब नाम याद रखिएगा, इंटेल रीडर, कॉर्विल 300, जूस, जिंजर है, गॉटेट है, मैट टॉक है, स्मार्ट नव 4 है, ब्रैली है। एक एक बार गूगल करना, ठीक है, एक एक बार, जैसे यहाँ पे दिखा भी हुआ, अच्छा, वैसे आप चाहो तो गूगल भी कर सकते थे इसको, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई नहीं। तो ये जो नाम है ये याद रखना। अब जैसे इंटेल रीडर है, सिर्फ यहाँ पे पूरा देखो, इतना पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखो इंटेल रीडर का काम क्या है यहाँ पे। इंटेल रीडर क्या है, एक टेक्स्ट टू स्पीच मोबाइल डिवाइसेस है, जिसको वो जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं उसको तेज तेज पढ़ के बताता है। कर्ज व्हील 3000 क्या है, इट इज अ टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर दैट हैज अ न्यूमरस यूजफुल फंक्शन फॉर पीपल विद लिटरल डिफिकल्टीज, मतलब जो कर्ज व्हील 300 है, जिनको लिटरल डिफिकल्टीज हो रही हैं, ठीक है, उनको वो ये मदद करता है। जॉस 3 क्या है, यूज फॉर कंट्रोलिंग एनी डिवाइस यूजिंग योर माउथ, चीक, टंग, चिन, ठीक है, तो ये है। सिर्फ बहुत डिटेल में मत करना, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, सिर्फ दिमाग में इतना रखो, इंटेल रीडर से क्या काम होता है, जूस से क्या काम होता है, सिर्फ इतना याद रखो, उतना सफिशिएंट है यहाँ पे। जिंजर क्या है, स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया, ठीक है, जो बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ जो राइटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए जिंजर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ क्वालिटी ग्रामर चेकर दैट डिटेक्ट द बोथ एरर एंड स्पेलिंग्स, उनको लिखने में दिक्कत होती है ना, तो उनकी जो स्पेलिंग्स वगैरह होती है उसको करेक्ट करने के लिए ये चीज होता है। गॉटेड क्या है, इट वॉज क्रिएटेड फॉर पीपल हु चैलेंज विद द राइटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मैथ टॉक क्या है, जिनको मैथ के फॉर्मूलाज को रटने में, बोलने में, रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है, वो है यहाँ पे। स्मार्ट नाउ 4 क्या है, ये इट इज सब्स्टिट्यूट्स अ माउस फॉर अ पीसी, ठीक है, देयर इज एन इंफ्रारेड स्कैनर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, व्हेन यू टर्न ऑन योर हेड द डिवाइस फॉलोज योर मोशंस, ठीक है।
और ब्रेली नोट 4 क्या है, ये ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए होती है, ब्रेली नोट एपेक्स, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ अ पीसी, ये क्या है, एक तरीके का पीसी है यहाँ पे, ठीक। अब इसी में ही कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं ई लर्नर के और ई टीचर्स के, ठीक है, टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च में। पहला होता है वेब स्पूफिंग होना, नेटवर्क सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होना, है ना। उसके अलावा एक मिनट, नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, प्राइवेसी प्रॉब्लम और कॉपीराइट इश्यूज। तो दीज आर द एथिकल इश्यूज फॉर ई लर्नर एंड ई टीचर्स, ठीक है। ई टीचर्स टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च। अब एथिकल इश्यूज लर्नर के लिए है, एथिकल इश्यूज फॉर टीचर्स टीचिंग के लिए है और रिसर्च के लिए है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, एथिकल इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं आपके। एथिकल इश्यूज फॉर लर्नर, लर्नर के लिए क्या होता है, जैसे वो रिस्पेक्ट करे अपने से बड़ों को, है ना, चीज जो भी जैसे अच्छे से बिहेव ना करे, चीज जो भी मटेरियल है उसका मिसयूज करे, है ना, जो भी उसके ट्यूटर्स हैं उनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेव ना करे, कॉपी करे, चीटिंग करे, ये सारी चीजें। एथिकल इश्यूज क्या है, टीचर के इलीगल यूज करे इलेक्ट्रॉनिक जो भी रिसोर्सेज हैं, प्रोवाइड इनएप्रोप्रिएट असिस्टेंट टू अदर्स, कॉपीराइट एंड कॉपी प्रोटेक्शन, ब्रीचेस ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। तो ये एथिकल इश्यूज हैं टीचर से रिलेटेड। एथिकल इश्यूज फॉर टीचिंग के लिए क्या है, सेंसिटिव इश्यूज इन द क्लासरूम्स, बीइंग सोशियोलॉजिकल, इमोशनल वर्क एंड डीलिंग विद द स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दीज आर द टीचिंग एथिकल इश्यूज। रिसर्च से क्या है, प्लैगरिज्म, आपने प्लैगरिज्म का नाम सुना होगा, जब भी पीएचडी में थीसिस वगैरह सबमिट होती है तो वहां पे प्लैगरिज्म चेक होते हैं। इस प्लैगरिज्म को चेक करने के लिए कई सारे टूल्स भी होते हैं, उनके भी नाम आप लोग को पता होने चाहिए। फॉल्टी डेटा गैदरिंग, फॉल्सिफिकेशन, बूस्टिंग फ्रॉड प्रिवेंशन, फैब्रिकेशन, मतलब डेटा को फैब्रिकेट कर देना, मैनिपुलेट कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्लैगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, नाम याद होने चाहिए आपको, उरकुंड है, ग्रामरली बिजनेस है, टर्निटिन है, क्यू टेक्स्ट है, plagiarism.org है, यूनिचेक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्लैगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। अब ये जैसे ये सारे लिखे हैं, मैंने इसका कंटेंट डाला नहीं है क्योंकि एज सच पूछा नहीं गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर अपनी अपनी नॉलेज के लिए आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, गूगल करना, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जैसे पता हो टर्निटिन का क्या काम है, उरकुंड का क्या से चेक, ये प्लैगरिज्म ही करते हैं, ठीक है, प्लैगरिज्म ही चेक करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं चाहो तो पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 8 की डी सेक्शन पे। इतनी चीजें क्लियर है, आगे चले। अब यहाँ पे 3 तरीके के आपकी इवैल्यूएशन होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप सबसे पहले बिगनिंग में करते हो, जहाँ पे आप बच्चा किस लेवल पे है उस चीज को चेक करते हो, डायग्नोस करते हो कि बच्चे की जो करंट परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तो यहाँ पे आप डायग्नोस करते हो। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब आप इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है, ड्यूरिंग के दौरान आप क्या करोगे, उसकी जो भी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको आप इम्प्रूव कराओगे यहाँ पे। तो ये इवैल्यूएशन आप ड्यूरिंग टीचिंग करते हो, टीचिंग के दौरान करते हो। समेटिव जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, मान लो आपने बीएड किया सेमेस्टर वाला, तो पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो वो समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर अंदर आता है, जो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम चलता है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम चलता है। अब वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। अब ये ध्यान रखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं यहाँ पे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, है ना, आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें फॉर्मेटिव में आप गूगल क्लासरूम है, मूडल है, एडमोडो है, इस ये सब एलएमएस का यहाँ पे यूज कर सकते हो। समेटिव में आप ऐसे राइटिंग दे सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन दे सकते हो, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, इंटरव्यू या फिर क्वेश्चनर, इन सब का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये टूल्स हैं असेसमेंट के, ठीक है, जैसे गूगल फॉर्म्स हैं, मेंटीमीटर है, वो कैरो है, नाम सबके याद होने चाहिए, आंसर गार्डन है, कूथ है, टेड है, स्लाइडो है, क्विजलेट है, फ्लिप ग्रिड है और फ्लेक्स क्लिप है, ठीक है, समझ रहे हो, नाम में इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है, सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। दीज आर द असेसमेंट टूल, ये सब क्या है, असेसमेंट टूल्स हैं।
अब जैसे कुहुत है, ये एक क्या है, गेम बेस्ड होता है, ठीक है। मेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन होती है। पर पियर डेक यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं जिनको पोल वगैरह दे होते हैं, जिससे आप पोलिंग करते हो यहाँ पे। क्विजलेट जहाँ पे फ्लैश कार्ड है या फिर क्विज होती हैं, वो सारे आते हैं। वो क्लैप क्या है, मेकिंग लर्निंग इंटरैक्टिव, क्रिएट ऑनलाइन असेसमेंट विद मोर, ठीक है, ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं। पूल एवरीवेयर, क्रिएटेड एंड रन लाइव इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, ये सब रियल, ये पूल एवरीवेयर, ये लाइव जैसे होता है नहीं, कुछ आप लोग लाइव सेशन देख रहे होते हो, वहां पे पोलिंग होती है, तो वो सिर्फ लाइव सेशन में ही मिलती है आपको, मतलब आप लाइव सेशन में ही आप वहां पे पोलिंग कर पाते हो, ठीक है। जियो कोनर, ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स हैं आपके डिस्टेंस लर्निंग के लिए। गो कोनर, गो क्यूनकर, ये क्रिएट करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट फ्रॉम रिसोर्सेज यू क्रिएट और रिसोर्सेज शेयर्ड बाय अदर एजुकेटर। फिर आता है सॉक्रेटिव, ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्विज इंटरैक्टिव, जो फन क्विजेस होती हैं, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। मेंटीमीटर क्या होता है, ये प्रेजेंटेशन होता है, ऐसा प्रेजेंटेशन मतलब जहाँ पे एक ये प्रेजेंटेशन टूल होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लर्नर्स को इंगेज करते हैं, अपने ऑडियंस को इंगेज करते हैं इन अ रियल टाइम, जो मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुहूत क्या है, ये गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है दैट मेक इट इजी टू क्रिएट, शेयर एंड प्ले लर्निंग गेम्स और ट्राइविया क्विजेस इन अ मिनट। आंसर गार्डन क्या है, ये फ्री वेब बेस्ड टूल है दैट कैन बी यूज टू इंस्टेंटली कलेक्ट शॉर्ट टेक्स्ट बेस्ड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आंसर गार्डन है, मतलब आप यहाँ पे शॉर्ट फीडबैक्स ले सकते हो, ठीक है। स्लाइडो क्या है, स्लाइडो एक ऑनलाइन क्वेश्चन है जहाँ पे पोलिंग, ये मतलब आंसर पोलिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे टीचर यूज करते हैं फीडबैक को, यूज कर सकते हैं, जो भी ऑडियंस के फीडबैक है उनको यहाँ पे उसको यूज करते हैं, ठीक है। Quizlet, it is a web-based application developed to help student study information through interactive tools and games. अब आ जाओ ई पोर्टफोलियो पे। ई पोर्टफोलियो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो पोर्टफोलियो होते हैं आपके, ठीक है, जहाँ पे आप स्टूडेंट के जो वर्क हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो अचीवमेंट है, उनको आप रिकॉर्ड करते हो, वो अपनी लर्निंग का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देख पाते हैं ओवर अ टाइम, उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनके जो भी काम है, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब ई पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो उनके लर्निंग को, परफॉर्मेंस को सोशलाइज किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, लर्नर खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और पब्लिश कर सकते हैं, फीडबैक, एडिट, आर्चिव, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। टाइप ऑफ ई पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ, एक होता है शोकेस, प्रोसेस और असेसमेंट। शोकेस जो होता है, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जो भी लर्नर है, उसका जो बेस्ट वर्क होता है, मतलब उसका जो बेस्ट काम होता है, उसको यहाँ पे शोकेस किया जाता है। प्रोसेस, ये जैसे प्रोसेस क्या होता है, वर्क इन अ प्रोग्रेस, अभी काम चल रहा है, मतलब ये फॉर्मेटिव पोर्टफोलियो के अंदर ही आता है, जहाँ पे चीजें हो रही होती हैं, प्रोसेस में है। असेसमेंट, ये यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर, मतलब फॉर्मल लेस स्टूडेंट सेंटर देन अ शोकेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप असेसमेंट करते हो, जो भी पोर्टफोलियो बनाया गया है उसको, मतलब फाइनली आप असेसमेंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। हाइब्रिड पोर्टफोलियो क्या होता है, शोकेस, प्रोसेस प्लस असेसमेंट, तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है आपका, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अब एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, ठीक है, आईसीटी का जो एप्लीकेशन है, उनका उनके कई सारे इफेक्ट्स होते हैं रिसर्च में, जहाँ पे 3 कैटेगरी आती हैं। पहला आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस, फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जब हम एप्लीकेशन करते हैं आईसीटी का रिसर्च में, तो वहाँ पे प्री डेटा एनालिसिस में क्या होता है, जब हम लोग डेटा को पहले जो एनालिसिस करते हैं वहां पे बात करते हैं, तो आईसीटी का कैसे एप्लीकेशन किया जा सकता है, आर्टिकल की अवेलेबिलिटी को चेक किया जा सकता है, लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, कंटेंट सर्च कर सकते हैं, थीसिस एंड डिसर्टेशन की अवेलेबिलिटी को यहाँ पे प्री डेटा एनालिसिस में चेक किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है, रिसर्च में हम लोग ने पढ़ा है ये, ठीक है। मतलब आईसीटी का एप्लीकेशन करना डेटा एनालिसिस में, मतलब जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आईसीटी का एप्लीकेशन पोस्ट डेटा एनालिसिस, जहाँ पे हम रेफरेंसेस हैं, बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, प्लेगरिज्म है, जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन है, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है।
अब ये जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है ना, जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है वहां पे क्या हो सकता है, जैसे आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ा है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, वही चीजें हैं यहाँ पे। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के जो नाम लिखे हैं वो याद रखना, मतलब है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सैस है, ग्राफ पैड प्रिज्म है, मिनी टैब है, इनके नाम यहाँ पे याद रखो, ठीक है। उसी तरह क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव के स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, नीवो है, एटलस है, मैक्स क्यूडा है, एसपीएसएस है, ट्रांससेना है, तो ये नाम याद रखो यहाँ पे, ठीक। अब आ जाते हैं एलएमएस पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस, ये जो एलएमएस है आपका, ठीक है, एलएमएस क्या है, एंड एलएमएस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल लर्निंग, ठीक है। ये क्या है, डिजिटल लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एल स्टैंड्स फॉर लर्निंग, मतलब कन्वीनियंट लर्निंग एनी टाइम एंड एनीवेयर, मैनेजमेंट टू मैनेज यूजर डेटा एंड इनरोलमेंट इन द कोर्सेज, सिस्टम स्ट्रीमलाइनिंग द इंटायर ट्रेनिंग प्रोसेस। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी बताया, यहाँ पे स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स होते हैं, मास्टर कोर्सेज होते हैं, कंटेंट डिलीवरी होती है, कोर्स कोलैबोरेशन होते हैं, प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिस और एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया गया है, मतलब जैसे ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कंटेंट इंस्क्रिप्शन और सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटी है, स्टूडेंट का जो असेसमेंट होता है वो कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ट्रैकिंग लर्निंग जो होती है, फिर कंटेंट फॉर्मेट ऑनलाइन ऑफलाइन, रिपोर्ट्स हैं, डिलीवरी है, इसके अंदर अंदर ये सारी चीजें, ठीक है। बेनिफिट क्या है, एलएमएस के फ्लेक्सिबल होती है, इंप्रूव करती है प्रोडक्टिविटी को, सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है आपका ई लर्निंग मटेरियल का, सेव करता है टाइम और मनी को, कंटिन्यूअल लर्निंग होती है, इजी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग होती है। तो जो यहाँ पे बना, मतलब इसके सारे क्या है, पार्ट हैं ये एलएमएस के, ठीक है, मतलब एक तरीके से पार्ट ही समझ लो, काइंड ऑफ पार्ट, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, कम्युनिकेशन, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन फोरम, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, चैट्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं ऐसे करके। डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपीरियंस है, और डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है। जहाँ पे जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल रिसोर्सेज समझ रहे हो, इसे हम लोग ई लाइब्रेरी भी बोलते हैं, सॉरी डिजिटल रिसोर्सेज कह रहे हो, डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है इसे हम लोग ई लाइब्रेरी बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीजें जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं, वो डिजिटली फॉर्म में दिए होते हैं, है ना, डिजिटल लाइब्रेरी में होते हैं, आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, वही चीजें हैं। असेसमेंट टूल्स, हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक। अब पहले ही समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके आईसीटी में, ठीक है, ये ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलते हैं आईसीटी के अंदर, ठीक। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कुछ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आप लोग लिखिएगा। एंड्रॉइड है, उबनु एनटीओ है, फायरफॉक्स है, ओपन ऑफिस है। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी यूज कर सकता है ना। मतलब ये देखो यहाँ पे मैं इसको लिखा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर whose source code is available openly on the internet and programs can modify it to add new features and capabilities without any cost। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, नए फीचर्स को ऐड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जैसे रेलवे का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो कैसा सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज है ना, वो कैसा सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, जो सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल होता है जिनके पास वो लाइसेंस होता है, जिनके पास वो सोर्स कोड होता है, जो सबके पास नहीं होता। मान लो मैं अपने चैनल का एक ऐप बनाऊं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लानट के नाम का एक ऐप बनाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करूंगा वो कैसा सॉफ्टवेयर होगा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा, जिसे सिर्फ मैं एक्सेस कर पाऊंगी, ठीक है, आप लोग में से कोई एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसमें जो भी कंटेंट मुझे डालने हैं, जो भी कोर्सेज मुझे चलाने हैं, पेड कोर्सेज चलाने हैं, फ्री कोर्सेज चलाने हैं, यहाँ पे आपको पीडीएफ देनी है या फिर नहीं देनी है, कैसे देनी है,
कब उस पर प्राइवेसी सेट करनी है, ये सारी चीजें कस्टमाइज होती हैं। कैसी होती हैं? कस्टमाइज होती हैं, जिसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। हियर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड थ्रू ओपन कोलैबोरेशन। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन कोलैबोरेशन होता है, उसका जो टेस्टिंग होता है। लेकिन here the software is developed and tested by the individual और द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ये कोई जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये या फिर किसी इंडिविजुअल का, मान लो मेरा ही है, तो ये मैं टेस्ट करूंगी, ना कि सभी लोग इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, जो इस सॉफ्टवेयर को ओन कर रहा है वो इसको उसकी टेस्टिंग करेगा। इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज पब्लिक। यहाँ पे जो सोर्स कोड होता है वो कैसा होता है? पब्लिक होता है। यहाँ पे कैसा होता है? प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? प्रोटेक्टेड होता है, ये पेड होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर। आप किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता जब तक का आपके पास लाइसेंस ना हो, वैलिड लाइसेंस ना हो। ठीक है, यूजर्स डू नॉट नीड टू हैव एनी ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ऑथेंटिकेटेड लाइसेंस की जरूरत होती है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज मैनेज बाय एन ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। और इसको कौन मैनेज करता है? इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड मोर फ्रीडम। ठीक है, ये कैसा होता है? ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और यहाँ पे लिमिटेड चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड होता है। ये कैसा होता है? इसमें फ्रीडम होती है, आप मॉडिफाई करो, आप क्रिएट करो, ठीक है, इनोवेशंस करो। यहाँ पे वो चीजें नहीं होती, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है, यूजर्स कैन गेट ओपन सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज, और यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फास्टर फिक्सेस ऑफ बग्स, जो बग्स होते हैं उसको तेजी से फिक्स, मतलब जल्दी से फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, बेटर सिक्योरिटी आर अवेल्ड ड्यू टू द कम्युनिटी। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ये जो वेंडर्स होते हैं, है ना, जो वेंडर्स होते हैं, द वेंडर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग मेल फंक्शंस। ठीक है, लिमिटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है। यूजली डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए होता है। ये किसके लिए होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एंटिटीज होती हैं उनके लिए होता है। अब एग्जाम्पल्स ध्यान रखो, एंड्रॉइड है, लाइनेक्स है, फायरफॉक्स है, ओपन ऑफिस है, GIMP, VLC, मीडिया प्लेयर, ये सब क्या है? आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन जैसे गूगल अर्थ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फ्लैश प्लेयर है, स्काइप है, मैक ओएस है, ये सब क्या है? आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये कुछ नाम है, मूडल, सकाई, ए ट्यूटर, वर्डप्रेस, कैनवास, ये सब क्या है? आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ब्लैक बोर्ड, लिटमस, वेब सीटी, शेयर पॉइंट LMS, जुमला LMS, हाई लर्न, ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, नाम याद रखो। बस आपका यहाँ पे यूनिट 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूनिट 8 में जितनी चीजें थी, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने इस मैराथन में आप लोगों को करवा दी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब अब नहीं है। ठीक है, जितना आप डिटेल में भी अगर इसको करने जाओगे, बुक वगैरह से पढ़ने भी जाओगे, तो भी आपको इतनी ही चीजें मिलेंगी। और कोशिश करना सबकी जो नाम है, यूनिट 8 पूरा आपके कीवर्ड से चलेगा। आपको डिटेल नहीं पता हो, लेकिन आपको कीवर्ड अगर पता है, तो आपकी यूनिट 8 के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये मैराथन यूनिट 8 का हो गया। देखो, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को अभी मैं प्लेलिस्ट में थोड़ा सा कुछ चीजें चेंज करूंगी। ठीक है, जिससे आप लोग को हो सकता है वीडियो एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, ढूंढने में टाइम लग रहा हो, तो वो चीज मैं आज सही कर दूंगी। अब देख लो यहाँ पे मैराथन सेशन मैंने कौन कौन सी करवा दी है। यूनिट 1 का आपका मैराथन हो गया है, यूनिट 2 का भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो चुका है ना, और 5 भी हो गया है, 7 हो गया है, 6 नहीं 8 हो गया है ना, 10 हो गया है। अब बचा कौन सा है? 6 का मैराथन सेशन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन जो 6 का C सेक्शन है, स्टैटिस्टिक पार्ट प्लस इसका जो एनपीसी है, ये हम लोग ट्यूसडे को करेंगे। मैं अभी से बता दे रही हूँ, ट्यूसडे को करेंगे। एक सेपरेट में इसका सेशन रख रही हूँ, क्योंकि जो लोग PhD एंट्रेंस भी देना चाह रहे हो आगे के लिए, उनको भी ये मदद करेगा, प्लस आपका ये जो नेट चल रहा है उसके लिए, मतलब जो एग्जाम है उसके लिए भी मदद करेगा। तो पूरा ये सेपरेट एक सेशन होगा, जहाँ पे एनपीसी के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले, वो पूरा आपका यूनिट 6 का C सेक्शन ट्यूसडे को करेंगे खाली। ठीक, अब हमारे पास जो मैराथन सेशन बचा है, वो बचा है आई थिंक यूनिट 9 का। ठीक है, यूनिट 9 का बचा हुआ है। ठीक है, हाँ यूनिट 9 का बचा है, इसको भी मैं आप लोग को 1 से 2 दिन में इसका भी सेशन ले लूंगी। ठीक है,
फिर उसके बाद यूनिट वाइज जो PYQs हैं, ठीक है, यूनिट वाइज जो PYQs हैं वो जहां तक मुझे याद है आई थिंक यूनिट 1 का हम लोगों ने PYQ कर लिया है, और यूनिट 2 का भी कर लिया है, यूनिट 4 का हो गया है, और यूनिट 5 का हो गया है, और यूनिट 7 का हो गया है। शायद इतने PYQ हम लोगों ने कर लिए हैं, है ना। एक बार चेक कर लेना, मुझे जहां तक याद है 1 2 4 5 7 और 8 9, यूनिट 10 का शायद अभी तक नहीं किया है। हाँ, इतने ही PYQ में यूनिट वाइज, जहां पे मैंने 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो आपको करा दिए हैं। यूनिट 3 का हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, मैंने उसके यूनिट 3 का आपके 2 सेशन को अपलोड कर दिया। एक सेशन और होगा यूनिट 3 का जो आपका कल अपलोड करूंगी मैं, ठीक है, वो भी लाइव होगा, जहां से आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यूनिट वाइज PYQ में हमारे पास बचा कौन सा, यूनिट 6 बचा है ना, इसका PYQ करना है, और यूनिट 8 का PYQ करना है, 9 का करना है, और 10 का करना है, ठीक है। इतना PYQ हम लोग को और करना है अभी, ठीक है, यूनिट वाइज जो आपके एग्जामिनेशन से पहले ही मुझे कराने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपका 7 को एग्जाम है ना, तो उससे पहले मैं करा दूंगी आप लोग को इसका PYQ, ठीक है। और क्या बच रहा है, पेपर 1 पे आ जाओ, ठीक है, पेपर इतना ये हो गया। आज मैं थोड़ा सा प्लेलिस्ट को अरेंज भी कर दूंगी, जिससे आप लोग को वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत ना हो। पेपर 1 की बात करते हैं। देखो, पेपर 1 में जो मुझे कराना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, आप लोग को अपने हैंड से भी पढ़ना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आप लोग को करा दिया है, ठीक है, कंटेंट पूरा डिटेल में तो नहीं कराया हुआ है, लेकिन इसका जो PYQ है वो अब मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। फिर आते हैं रिसर्च पे, ठीक है, जो रिसर्च है इसका मैंने पूरा कंटेंट आप लोग को कराया हुआ है। अगर आपने ये कंटेंट कर लिया प्लस जो PYQs है, ठीक है, प्लस जो PYQs है उसको कर लोगे, तो रिसर्च से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर आते हैं कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन की क्लास है ये कल होगी आपकी, ठीक है, ये कम्युनिकेशन की क्लास कब होगी आपकी, कल होगी। कोशिश करूंगी मैं 2 क्लास में इसको कंप्लीट करा दूं, कम्युनिकेशन का पूरा कंटेंट, जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी टाइप्स के कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं आपके, ठीक है, वो सारे कम्युनिकेशन का जितना भी कंटेंट है, मेरी कोशिश रहेगी कि दो सेशंस में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 सेशन तो करने पड़ेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कंटेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब कम कम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जितना भी है वो पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है, जैसे आप लोग को सिर्फ PYQ करने के लिए रह जाए। तो ये हम लोग कल, मेरी कोशिश रहेगी कल मैं पेपर 1 का ही क्लास लूँ, ठीक है, पेपर 1 का ही क्लास लूँ, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो यूनिट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो रहेगी आपकी ICT। ये पूरा कंप्लीट, मतलब ये जो यूनिट है आपकी पूरी कंप्लीट रहेगी। ICT भी आपकी 2 से 3 क्लासेस होंगी, क्योंकि ICT में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। और जो लोग मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो, चीज़ों को जो भी चीज़ें अपडेट हो रही है उनसे अवेयर हो, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी से भागते हो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी इसको, ICT को, कोशिश रहेगी 3 क्लासेस में। तो ये चारों जो यूनिट है ना, ये जो चारों यूनिट है मेरे एंड से आपके लिए पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो रेस्ट यूनिट आपकी रह जाएगी, जैसे हायर एजुकेशन है, और इन्वायरमेंट है, और इंडियन लॉजिक वगैरह है, रीजनिंग वाला, वो आप लोग अपने एंड से पढ़ना, ठीक है। तो मैं कम्युनिकेशन और ICT पेपर 1 का आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगी कंटेंट, और ये जो कंटेंट होगा पूरा ऑथेंटिक होगा, और पूरा अपने आप में कंप्लीट होगा, ठीक है, कोई भी चीज इसमें मिस नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस किया हुआ है, बशर्ते आप अपने नोट्स बनाते रहो, क्योंकि सारी चीजें, इतना टाइम नहीं है स्लाइड बनाने के लिए, और मैं खुद भी उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास, ठीक है। तो इसी वजह से कम टाइम में ही स्लाइड, क्योंकि स्लाइड प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसी वजह से तो की पॉइंट्स में ही होगा, बट मैं आपको जो चीजें बताऊंगी लिखने के लिए वो साथ ही साथ में आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और ICT हो गया, तो ये 4 यूनिट आप यहाँ से कवर कर सकते हो। और जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट बताया आपको, PYQ आप लोग देखना, उसको PYQ करो, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने वो चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है। DI, रवीश, DI के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मैंने एक आप लोग के साथ सेशन डिस्कस किया है, जहाँ पे जो PYQ हैं आपके, सॉरी, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको कैसे डाउनलोड करें, हाउ टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। कोशिश करो 2019 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हैं,
ठीक है, उसको डाउनलोड करो और उसमें जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और जो डीआई है उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, उसके अलावा आपको कहीं भी भगने की जरूरत नहीं है। ये आप अगर मतलब डेली फिक्स कर लो, अब तो एग्जाम की डेट आ गई ना, डेली फिक्स कर लो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना ही करना है और एक डीआई आपको करना है, डेली का फिक्स कर लो आप लोग, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, 2 यूनिट आपकी यहीं से प्रिपेयर हो जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई के लिए आपको इधर उधर कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो पीवाईक्यू है, एनटीए का जो खुद का पेपर है, वो ही सफिशिएंट है, आप उसी के क्वेश्चंस को करो। क्योंकि जैसे हम लोग एजुकेशन से हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा ट्रिकी डीआई के लोग नहीं देते हैं, कैलकुलेटर डीआई देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होती हैं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पे अपनी फोकस करना है। ठीक है, और इस डीआई और जो रीजनिंग है, इससे अगर किसी को कोई क्वेरी लग रही है या फिर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो टेलीग्राम पे उसके लिए मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो ये 2 आपकी यूनिट ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगी। जो भी एनटीए की प्रीवियस ईयर के पेपर है, सिर्फ उसको ही गो थ्रू करो, उससे ज्यादा आपको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। और डेली एक रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई लगाओगे, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी यूनिट हो गई, 4 यूनिट आप यहाँ से कवर कर लो, 2 यूनिट आपकी ये हो गई, बची हुई 4 यूनिट है, वो आप चाहो केवीएस मदान है उसका यूज कर सकते हो, है ना, या फिर आप जो भी और चीजें पढ़ रहे हो वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो 4 यूनिट ये हो गई आपकी, ये और 2 यूनिट ये, तो 6 यूनिट हो गई। जो बची हुई 4 यूनिट है, उसके लिए आप केवीएस मदान में भी काफी सारा कंटेंट दे रखा हुआ है, उसे भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो कल जो हमारी क्लास होगी वो कम्युनिकेशन की होगी। ठीक है, इसके अलावा किसी को लिंक किस चीज का शेयर करना है, यशवंत? क्लास का लिंक बोल रहे हो क्या? तो कल जो में हमारी क्लास होगी वो कम्युनिकेशन की होगी, लाइव ही क्लास रहेगी। ठीक है, और कम्युनिकेशन में जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी लिखने के लिए, है ना, क्योंकि कई सारे मॉडल्स हैं और सभी मॉडल्स को मैं मतलब पूरा उसका कंटेंट मैं स्लाइड पे नहीं भी बना पाऊंगी, तो मैं आपको लिख के वहां पे समझा दूंगी, तो वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और अपने एंड से सभी लोग एक पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, आज शायद 18 हो चुकी है, समझ लो नवंबर आपका खत्म है, एग्जाम बिल्कुल होने ही वाला है। और कोशिश करो, जो मैंने मॉक के लिए आपको बताया था, है ना, मॉक देने के लिए बताया था, उसका मैंने एक ऐप भी आप लोग को बताया था, उस ऐप के थ्रू डेली एक मॉक दो, या फिर कहीं से भी आप लोग अगर कोई मॉक दे रहे हो तो वहां से कोशिश करो एक मॉक भी डेली, पेपर 1 का भी एक मॉक दो और पेपर 2 का भी एक मॉक दो। और डेली का जो स्कोर होता है मॉक का, उसे आप लोग अपनी एक कॉपी में नोट करते रहो। जैसे आपने मॉक दिया, मान लो पहले पेपर 1 में आपका 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और पेपर 2 में मान लो आपके पहली बार में आप अगर दे रहे हो, मान लेते हैं कि 60 नंबर आ रहे हैं, तो ये आप लिखो कि हाँ पहले जब हमने स्टार्टिंग में दिया तो 20 आया, फिर 60 आया, फिर दूसरे दिन वो मॉक दो। ठीक है, दूसरा मॉक दो, वहां पे देखो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। ऐसे अगर एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक 20 से 25 अगर मॉक दे लोगे ना, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ रहे हो? और देखो क्या होता है एग्जामिनेशन में, इतना मतलब क्वेश्चंस आते हुए भी वहां पे गलत हो जाते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, क्वेश्चंस आते हुए भी आपसे गलत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता है। आप क्या करते हो कि पूरा कंटेंट भर भर के पढ़ लेते हो, यही होता है, कंटेंट भर भर के पढ़ लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया, और वहां जाते हो पेपर 1 पेपर 2 सब बिल्कुल इतना ज्यादा टाइम ले लेता है कि पेपर छूटने की नौबत आ जाती है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अ, रवीश, मैंने ऐप का शायद नाम टेलीग्राम पे शेयर किया है, 1 मिनट को मैं देख के बता रही हूँ क्या है ऐप। एनटीए टेस्टिंग करके कुछ है ऐप का नाम। हाँ, नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, नेशनल टेस्ट अभ्यास करके ऐप का नाम है। पेपर 2 और पेपर 1 का मॉक वहां पे अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, सारे पीवाईक्यू ही मिलेंगे वहां पे आपको। पेपर 2 का पीवाईक्यू मिलेगा और पेपर 1 के आपको फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे, बट पेपर 1 के लिए मैं इसको रेफर करने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि पेपर 1 का क्वेश्चन का जो लेवल है ये एनटीए अभ्यास पे, वो बहुत अच्छा नहीं है। वहां पे आप जब पेपर 1 का जब मॉक दोगे, तो आप देखोगे आपके 70 से मतलब आपका अच्छा स्कोर बन रहा है वहां पे।
ठीक है। तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पेपर 1 के लिए जो बायजूस वगैरह होते हैं ना, इनके आपके मॉक होते हैं, आप उनको देने की कोशिश करो। वहां पे काफी मतलब अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा इस ऐप पे, ठीक है। जो एनटीए अभ्यास है, यहाँ पे आप पेपर 2 का पीवाईक्यू दे सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू का मॉक दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज करना, ठीक। तो क्या करना है आपको, मॉक देना है। यहाँ पे मॉक देने से क्या होगा, आप पता है हफ्ते भर भी मॉक अगर देखो, 7 डे आप ये चीज ट्राई करो 7 डेज के लिए। डेली एक मॉक दो, एक कंसिस्टेंसी के साथ मॉक दो, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। खुद से, खाली कंटेंट पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। कंटेंट पढ़ना, पीडीएफ पढ़ना सब कुछ नहीं है। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। मेन चीज है कि वहां पे क्वेश्चन आपको आता बहुत कुछ हो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, तो फायदा क्या उसका, उस पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं निकला ना। तो कोशिश करो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक डीआई और 2 मॉक, डेली का अपना एक नियम बना लो कि इतना काम, अब जैसे भी जो जॉब कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जैसे भी है आप लोगों का, एक नियम बना लो कि ये चीज हमें करनी ही करनी है एग्जामिनेशन तक। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है, बहुत कम ही टाइम बचा है। अगर आज से कल से भी स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट देख पाओगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वो चीज देख पाओगे, ठीक है। और जितने भी आपके ये जो बायजूस हैं, अनअकैडमी है, ठीक है, ये सब तो पेड ही चलाते हैं, लेकिन कुछ ये जो मॉक देते हैं, फ्री वाले मॉक भी देते हैं। तो कोशिश करना इन मॉक्स को भी आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। जो ये बायजूस है और ये अनअकैडमी है, इनके मॉक आते रहते हैं, देखना आप लोग, इनके ऐप पे होता है नोटिफिकेशन वाला कुछ शायद, तो वहां पे देखना, तो इनको भी अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो तो बताओ फिर, नहीं तो फिर क्लास को एंड करते हैं। अब ये तो चीज रवीश आपको मैनेज करनी पड़ेगी, समझ रही हो टाइम बहुत कम मिलता है, बट अगर आप मॉक नहीं दोगे तो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उस हिसाब से मॉक देना जरूरी है। मॉक देने से पता है आपके अंदर, आप खुद इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खुद से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं मॉक देने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वहां पे काफी सारे बच्चों को क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होता है। आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, डीआई में अपना टाइम गंवा देते हैं। डीआई में क्या करते हैं, आधे घंटे तक, 15 से 20 मिनट तक आपका डीआई में वो टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीजें आप लोग को मैनेज करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है वो बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है आपका। अगर आप लोगों ने पहले से अटेम्प्ट दिया होगा तो ये चीज समझ रहे होगे कि पेपर 1 में आपका टाइम चला जाता है। डीआई है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और आज के टाइम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, वहां पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा उलझा देते हैं वहां पे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। इसी वजह से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको भी कितनी अच्छी तरह, मतलब कितनी तेजी से आप उसको रीड कर पाते हो, सेंटेंस को समझ पाते हो, इस वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी यहाँ पे प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो। क्योंकि धीरे धीरे जो लेवल है ना वो राइज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बच्चे क्या करते थे, उसी में से आंसर निकाल करके टिक कर देते थे। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, वहां पे तुरंत आंसर उसमें नहीं मिलेगा, घुमा करके आंसर दे रखा है, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं वहां पे, है ना। तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि इतना लंबा पैसेज होता है। 2-4 मिनट अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने में ही दे रही है, फिर आपने 10 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे दिए, तो आधे से ज्यादा टाइम तो वहीं चला गया ना फिर। तो इसी वजह से अब ये चीजें कैसे मैनेज कर पाओगे, जब आप मॉक दोगे, समझ रहे हो। ये चीजें मेरे बोलने से या फिर मेरे पीवाईक्यू कराने से नहीं होगी, ये चीज आपके करने से होगी। आप जब मॉक दोगे, आप मॉक दो, टाइमर को सेट करो। ये जो मैंने एनटीए अभ्यास वाला ऐप बताया है, इसमें क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन मोड जो होता है वो ऑन हो जाता है जब आप इसको टेस्ट को दे रहे, मॉक को दे रहे होते हो। तो इसलिए भी ये अच्छा है, ठीक है, कि वहां पे आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। आपको जो 2 घंटे देने हैं, वो सिर्फ 2 घंटे आपको अपने सिर्फ टेस्ट में ही देने हैं, ठीक है। तो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल कम्युनिकेशन की क्लास करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है या फिर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना, ठीक है। और अभी मैं आप लोग के अभी रात तक मैं आपको मूक वाला जो मैंने बताया है वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ टेलीग्राम पे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।